यह नाम हवा में गूंज उठा। इस आवाज में एक ऐसा सम्मोहन था कि चंद्रिका अपनी सुध खोकर आवाज की ओर बढ़ने लगी। वह आवाज की दिशा में बहुत दूर तक चली आई थी। चंद्रिका को यहाँ आने की कोई सुध नहीं थी, वह बस चली जा रही थी। चंद्रिका बेसुध हो अपना अगला कदम आगे रखने जा रही थी कि तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। ऐसा होते ही चंद्रिका अपने होश में आई। उसने आगे देखा तो वहां एक ज्वालामुखी था जिसमें से आग की लपटें निकल रही थी। ये देखकर चंद्रिका का गला सूख गया। उसके शरीर में झुरझुरी सी दौड़ गई, यह सोचकर कि अगर उसने आगे कदम रखा होता तो शायद। उसने सोचा कि उसकी जान बचाने के लिए उसे त्रिपाला का धन्यवाद देना चाहिए। ऐसा सोचकर जैसे ही उसने पीछे को ओर देखा तो उसके होश उड़ गए। उसका हाथ पकड़कर उसकी जान बचाने वाली त्रिपाला नहीं बल्कि उसी के जैसे कपड़े पहने कोई दूसरी औरत थी जिसके चेहरे पर घूंघट था। उस औरत ने चंद्रिका को पीछे खींच लिया और फिर उसका हाथ छोड़कर वहां से जाने लगी। अब चंद्रिका से और नहीं रहा गया। वो आगे बढ़ी और चिल्लाते हुए उस औरत से पूछने लगी, कौन हो तुम और क्यों मुझे परेशान कर रही हो? तुमने मेरा रूप क्यों ले रखा है? बताओ मुझे। तुम वही दुल्हन हो ना जो कल रात मेरे कमरे में थी, है ना? बोलो, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। अब चंद्रिका थोड़ी और आगे आ गई थी। वह औरत अभी वहीं पर रुकी हुई थी। चंद्रिका के सवालों को सुनकर वो रुकी हुई जरूर थी, लेकिन सवालों का सिलसिला थमते ही वो बिना कोई जवाब दिए वहां से जाने लगी। अब चंद्रिका का सब्र जवाब दे चुका था। उसने भी तेजी से चलकर उस औरत का रास्ता रोक लिया। उद्धरण चिन्ह, आज मैं तुम्हें बिना अपने सवालों का जवाब लिए नहीं जाने दूंगी। तुम्हें मेरे सारे सवालों का जवाब देना ही होगा। इस घर में सब कुछ इतना अजीब क्यों है? जब से मैं इस घर में आई हूँ मेरे साथ कुछ ना कुछ हो ही रहा है जिसे मैं समझा भी नहीं सकती। देखो, मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, सच क्या है बताओ मुझे। कहते हुए चंद्रिका ने हाथ जोड़ दिए। उसके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। इतना कुछ सुनने के बाद भी वो औरत कुछ नहीं बोली और बस चुपचाप खड़ी रही। उसे इस तरह चुप देखकर चंद्रिका को गुस्सा आ गया। चंद्रिका ने तेज आवाज में कहा, देखो, मैं यहाँ पर बिल्कुल अकेली हूँ। ऐसा कोई भी नहीं है जिससे मैं अपनी परेशानी कह सकूं। तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। चंद्रिका के इतना कहने पर भी वो औरत कुछ नहीं बोली। अब उसने ठान लिया था कि उसे सच पता चले या ना चले, उस औरत का चेहरा वो देखकर ही रहेगी। ठीक है, अगर तुम मुझे सच नहीं बताना चाहती हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आज मैं ये चेहरा देखकर ही रहूंगी। इतना कहते हुए चंद्रिका उसकी ओर बढ़ने लगी। उसे ये देखकर हैरानी हुई कि वह औरत खुद को बचाने की कोशिश भी नहीं कर रही थी। चंद्रिका ने जैसे ही उसका घूंघट उठाने की कोशिश की, वैसे ही किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पलटकर पीछे देखा, वहां त्रिपाला खड़ी थी। उसको देखते ही चंद्रिका की जान में जान आई। वह आवेश में आकर बोली, कितना समय लगा दिया आपने यहाँ तक आने में? देखिए ना, यह वही दुल्हन है जो कल रात मेरे कमरे में आई थी और फिर भाग गई। आप ही इससे पूछिए कि इसने मेरा रूप क्यों लिया हुआ है और कल रात यह मेरे कमरे में क्या कर रही थी। कौन बहुरानी? हम किससे क्या पूछे? क्या हुआ है आपको? हम कब से आपको आवाजें दे रही हूँ, लेकिन आप है कि अपनी ही दुनिया में खोई है। अब जल्दी चलिए, मालकिन आपका इंतजार कर रही होगी। त्रिपाला की आवाज से लग रहा था कि उसे चंद्रिका की बातें सुनकर हैरानी हुई थी। आप भी क्या बात करती हैं त्रिपाला काकी? ये देखिए, ये रही वो औरत। इतना कहते हुए जब चंद्रिका आगे की ओर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वहां कोई औरत नहीं थी। उसने अपने आसपास देखा तो उसे यकीन नहीं हुआ कि वो अभी भी अपने कमरे के बाहर ही खड़ी थी। अभी तो मैं आपसे बात कर रही थी दीवार की नक्काशी के बारे में। चंद्रिका ने ये जानने के लिए कि उसने त्रिपाला से बात की भी थी या नहीं, पूछा। कौन सी नक्काशी और कौन सी बात? जब से आप कमरे से बाहर निकली है तब से आप मूर्ति बनकर खड़ी है और हम चिल्ला चिल्ला कर आपको जगाने की कोशिश कर रही थी। हमारा तो गला ही दर्द करने लगा है अब, त्रिपाला ने जवाब दिया। तो हमारी आपकी कोई बात नहीं हुई?
चंद्रिका ने हैरानी जताई। नहीं, कोई बात नहीं हुई। अब हमें चलना चाहिए, त्रिपाला की आवाज में आदेश था। अब चंद्रिका के पास कहने को कुछ बचा नहीं था। उसने जैसे ही अपना पैर आगे बढ़ाया, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो बेहोश होकर नीचे गिरने लगी तो त्रिपाला ने उसे संभाल लिया। चंद्रिका बेहोश थी। त्रिपाला उसे थामे खड़ी थी कि वहां पर दर्शना देवी आई। उन्होंने चंद्रिका की ओर देखा और फिर त्रिपाला से पूछा, क्या लगता है तुम्हें, इस बार काम होगा या नहीं? काम शुरू तो कर दिया है, उम्मीद है कि इस बार हमें सफलता मिलेगी दर्शना, त्रिपाला ने कहा। इतना सुनकर दर्शना देवी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। पिछले भाग में अब तक आपने पढ़ा, चंद्रिका त्रिपाला को दीवार के बारे में बताते हुए उस ओर देखती है लेकिन वहां कोई चित्र नहीं होता। ये देखकर चंद्रिका की उलझन बढ़ जाती है। त्रिपाला के दीवार के बारे में पूछने पर चंद्रिका उसकी बात टालकर रसोई में जाने के लिए कहती है। दोनों के चले जाने के बाद दीवार पर चित्र बन जाता है और एक परछाई चंद्रिका का स्वागत करती है। दीवार के चित्र को लेकर सोच में डूबी हुई चंद्रिका को अपने नाम की पुकार सुनाई देती है, जिसे सुनकर चंद्रिका सम्मोहित हो आगे बढ़ती है। एक औरत चंद्रिका को ज्वालामुखी गिरने से बचाती है। चंद्रिका उससे मदद मांगते हुए उसकी पहचान पूछती है। कोई जवाब न मिलने पर चंद्रिका उसका घूंघट हटाना चाहती लेकिन त्रिपाला के आने से वह रुक जाती है। जब वह त्रिपाला को उस औरत से मिलवाना चाहती है लेकिन उसे एहसास होता है कि वह अभी भी अपने कमरे के बाहर ही खड़ी थी। त्रिपाला से इस बारे में बात करने के बाद जब चंद्रिका रसोई में जाने वाली थी तभी वह बेहोश हो जाती है और दर्शना देवी वहां आकर त्रिपाला से किसी जरूरी काम के बारे में चर्चा करती है। अब आगे। चंद्रिका अभी भी बेहोश थी। उसे कल रात से लेकर अब तक की घटनाओं के सपने आ रहे थे कि कैसे उसने इस घर में अपना पहला कदम रखा था, कैसे उसे 8 दिन तक अपने कमरे में अकेले रहने के लिए कहा गया, कैसे उसने एक घूंघट वाली दुल्हन का पीछा किया था, कैसे उसे हवेली में होने का भ्रम हुआ और दर्शना देवी ने कैसे उसे त्रिपाला के साथ रहने के लिए कहा था, कैसे सुबह तैयार होते हुए एक परछाई दिखाई दी, कैसे अपने कमरे में उसने त्रिपाला को देखा। उन दोनों की बातचीत और फिर कमरे से निकलकर दीवार का वो चित्र दिखाई देना, फिर एक आवाज के साथ उसका चलते चले जाना और फिर ज्वालामुखी में गिरने से बचाने के लिए एक औरत का उसका हाथ पकड़ लेना और फिर उसका पीछे पलटकर देखना। लेकिन ये क्या? इस बार उसके चेहरे पर घूंघट नहीं था। चंद्रिका ने वो चेहरा देखा तो उसकी चीख निकल गई। वो चेहरा किसी और का नहीं बल्कि उसी का था। वो चीख कर उठ बैठी। पसीने में तरबतर शरीर, बेकाबू हो चुकी धड़कनें, तेज चलती हुई सांसें उसकी हालत बयां करने के लिए काफी थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने उस घूंघट के पीछे अपना ही चेहरा देखा था। कुछ देर बाद जब उसकी हालत ठीक हुई तो उसने महसूस किया कि उसके सिर में भयंकर दर्द हो रहा था और आंखें भारी हो रही थी। उसने अपने आसपास देखा तो उसके पलंग के पास दर्शना देवी, त्रिपाला और शेखर खड़े हुए उसकी ओर ही देख रहे थे। चंद्रिका ने सबको देखते ही सिर पर पल्लू ढकने की कोशिश की लेकिन अचानक ही उसकी आंखें बंद होने लगती हैं और वो पीछे की ओर गिरने लगती है कि तभी शेखर आकर उसे सहारा देता है। दर्शना देवी चेहरे पर चिंता का भाव लिए चंद्रिका के पास आती है और उसके सिरहाने बैठते हुए उसके सिर पर हाथ फेरते हुए प्यार से पूछती है, अब कैसा लग रहा है बहुरानी? जी पहले से बेहतर लग रहा है। चंद्रिका अपने सिर दर्द को छुपा गई थी। उसे वैसे ही शेखर को कमरे में देखकर खुशी के साथ साथ कुछ अजीब भी लग रहा था। ठीक है, तुम आराम करो, दर्शना देवी खड़े होते हुए बोली। फिर उन्होंने शेखर की ओर देखते हुए कहा, बहू का ध्यान रखना शेखर, और अगर किसी चीज की जरूरत हो तो कहलवा देना। ठीक है माँ, शेखर नजर नीची कर कहता है। इतना सुनते ही त्रिपाला और दर्शना देवी बाहर की ओर चल देती हैं। शेखर चंद्रिका की ओर मुड़ता ही है कि तभी त्रिपाला और दर्शना देवी शेखर की ओर देखती हैं और दर्शना देवी के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ जाती है। उन दोनों के वहां से चले जाने के बाद कमरे में सिर्फ चंद्रिका और शेखर ही रह गए थे। दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी।
दोनों ही एक दूसरे से कुछ कहना चाहते थे, लेकिन एक हिचकिचाहट उन्हें ऐसा करने से रोक रही थी। जब काफी देर तक कमरे में खामोशी छाई रही तो शेखर ने ही चंद्रिका से बातचीत करनी शुरू की। अब कैसी तबीयत है? शेखर ने पलंग के पास रखे हुए छोटे स्टूल से पानी का जग उठाते हुए पूछा। थोड़ा ठीक लग रहा है। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, अचानक से चक्कर आया और चंद्रिका ने बात अधूरी छोड़ दी। हाँ, हो जाता है कभी कभी घबराहट में। बस अपना ध्यान रखो। शेखर ने गिलास में पानी भरना शुरू किया। हाँ, अच्छा, क्या मांझी मुझसे नाराज हैं? चंद्रिका ने धीमी आवाज में पूछा तो शेखर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने कहा, नाराजगी में कोई किसी के सिर पर प्यार से हाथ नहीं फेरता। पिछले 8 दिनों में जब से तुम बेहोशी की हालत में बिस्तर पर थी तो माँ ने ही। शेखर ने जैसे जानबूझकर कहा। क्या मैं 8 दिन से ऐसे? लेकिन मैं थोड़ी देर पहले ही तो कमरे के बाहर खड़ी थी। फिर मुझे चक्कर आया और बस। चंद्रिका ने शेखर की बात बीच में ही काट दी। उसकी बेचैनी बढ़ गई थी। उसे शेखर की बात पर यकीन नहीं था। उसने अपने ऊपर ढकी हुई चादर उतार कर फेंक दी। फिर उसने जो देखा, उस पर यकीन करने के अलावा चंद्रिका के पास कोई और चारा नहीं था। उसने देखा कि उसके कपड़े बदले हुए थे। उसने हरी साड़ी नहीं बल्कि पीले रंग की साड़ी पहन रखी थी। अब उसका ध्यान कमरे की ओर गया। वो अपने कमरे में नहीं बल्कि किसी दूसरे कमरे में थी। चंद्रिका पलंग पर से उठ खड़ी हुई। उसने कमरे की दीवारों पर दस्तक देनी शुरू कर दी। ये देखकर शेखर घबरा गया। उसने गिलास स्टूल पर रखा और चंद्रिका को पकड़कर पीछे खींचने लगा। ये क्या कर रही हो चंद्रिका? कुछ नहीं है वहाँ। मेरी बात सुनो, कुछ नहीं है वहाँ। शेखर ने चंद्रिका को जबरदस्ती पीछे खींचते हुए कहा। चंद्रिका को गुस्सा आ गया। वह चिल्ला कर बोली, मुझे छोड़ो, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। आज मैं सच्चाई जानकर रहूंगी और तुम मुझे रोक नहीं सकते। इतना कहकर चंद्रिका फिर से आगे दीवार की ओर बढ़ती है तो शेखर उसे वापस खींचकर पलंग पर बिठा देता है और चिल्लाकर कहता है, मैंने कहा ना कि कुछ नहीं है वहां पर। तुम समझती क्यों नहीं? चंद्रिका की आंखों में आंसू आ गए। ये देखकर शेखर शांत हो गया। वो चंद्रिका के पास वहीं फर्श पर बैठ गया। उसने चंद्रिका के हाथों को अपने हाथों लिया। अब चंद्रिका रोने लगी थी। शेखर ने उसके आंसू पोंछे। उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, शांत हो जाओ चंद्रिका। कुछ नहीं है वहां पर, कुछ गलत नहीं है। फिर चंद्रिका के पास खिसक कर कहता है, तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हारे ठीक होने का कितना इंतजार किया है। मुझे तो लगा था कि होश में आते ही सबसे पहले तुम मुझसे पूछोगी कि मैं कैसा हूँ तुम्हारे बिना, लेकिन तुम तो इन दीवारों से दिल लगा बैठी। देखो, मैं नहीं चाहता कि माँ फिर से 8 दिन की परीक्षा के चक्कर में मुझे तुमसे दूर रहने की सजा सुना दे। इतना कहकर शेखर मुस्कुरा दिया। चंद्रिका का मन अब थोड़ा सा शांत हो चुका था। उसने शेखर की ओर देखा और पूछा, क्या मैं सच में 8 दिनों से बेहोश थी? शेखर जमीन पर से उठ खड़ा हुआ और पानी का गिलास लेने के लिए स्टूल की ओर बढ़ते हुए बोला, और नहीं तो क्या, आज 8 दिन बाद तो तुम्हें देखने के माँ ने इजाजत दी है। नहीं तो मैं कमरे में तो क्या, इस कमरे के आसपास चल भी नहीं सकता था। शेखर गिलास लेकर चंद्रिका के पास आ चुका था। लेकिन क्या कोई लगातार 8 दिनों तक बेहोश रह सकता है? चंद्रिका के मन में अभी भी उलझन बनी हुई थी। उसके इस सवाल पर शेखर सकपका गया। फिर उसने अपने आप को संभालते हुए कहा, तो मैंने कब कहा कि तुम 8 दिन लगातार बेहोश ही रही हो? बीच बीच में होश आता था तुम्हें और कुछ देर बाद ही तुम फिर बेहोश हो जाती थी। अच्छा चलो जल्दी से पानी पी लो, प्यास लगी होगी तुम्हें। और इससे पहले कि चंद्रिका शेखर से और कुछ पूछ पाती वो जल्दी से उसे पानी पिला देता है। पानी पीते ही चंद्रिका को चक्कर आता है और वह फिर एक बार बेहोश हो जाती है। उसके बेहोश होते ही शेखर उसे संभालता है और गोद में उठाकर पलंग पर लिटा देता है। उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उसे चादर ओढ़ा देता है। मुझे माफ कर दो चंद्रिका, मैं चाहकर भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तुम्हें खुद ही अपनी मदद करनी होगी।
इतना कहते हुए शेखर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो तुरंत ही वहां से चला जाता है। उसके वहां से जाते ही एक औरत की परछाई उभरती है, जिसकी आंखों में आंसू थे। उधर एक कमरे में दर्शना देवी परेशान सी चक्कर लगा रही थी। त्रिपाला वही दूसरी ओर कुर्सी पर बैठी दर्शना को देख रही थी। कुछ देर तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन जब त्रिपाला से रुका नहीं गया तो उसने दर्शना से पूछ ही लिया, क्या कर रही हो दर्शना? क्या तुम्हारे ऐसे चक्कर लगाने से समस्या समाप्त हो जाएगी? इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। इस बार हमारी योजना जरूर सफल होगी। दर्शना देवी एक जगह रुक गई। उनके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। उन्होंने त्रिपाला की ओर देखते हुए बोलना शुरू किया, तुम तो जानती हो त्रिपाला, हमने कितना इंतजार किया है इस समय को लाने के लिए। हर बार कोई न कोई विपदा आ ही जाती है और हमें फिर इंतजार करना पड़ता है। इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। चिंता मत करो, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन मुझे उसका भरोसा नहीं है। अगर उसने फिर से मुश्किलें खड़ी की तो? त्रिपाला ने शंका जताई। दर्शना देवी कुछ कहने जा रही थी कि तभी उसने देखा कि शेखर वही दरवाजे पर खड़ा था। उसको देखते ही दर्शना देवी चुप हो जाती है और इशारे से उसे अंदर बुलाती है। शेखर अंदर आ जाता है। त्रिपाला कुर्सी से उठकर शेखर के पास आती है और उससे सख्त आवाज में पूछती है, उसे कोई शक तो नहीं हुआ? शेखर धीमी आवाज में कहता है, थोड़ा शक तो हुआ था, लेकिन मैंने उसे समझा दिया है और उसे फिर से सुला दिया है। ठीक है, अब तुम जाओ और उस पर नजर रखो, त्रिपाला ने शेखर से कहा और वापस कुर्सी पर जाकर बैठ गई। शेखर ने भी दर्शना के पैर छुए और बाहर चला गया। पिछले भाग में अब तक आपने पढ़ा, चंद्रिका अपने साथ हुई घटनाओं को सपने में देखते हुए उस औरत का चेहरा देखती है जहां उसे अपना चेहरा दिखाई देता है। घबराकर होश में आई चंद्रिका को अपने 8 दिन से बेहोश होने के बारे में पता चलता है। इस बात से बौखलाई चंद्रिका दीवारों पर हाथ मारकर सच्चाई जानने की कोशिश करती है, लेकिन शेखर उसे ऐसा करने से रोक देता है। चंद्रिका के सवाल पूछने पर शेखर उसे टाल देता है और उसे बेहोश कर सुला देता है और उससे माफी मांगता है। उधर दर्शना और त्रिपाला स्थिति पर चर्चा करने के बाद किसी से मिलने चले जाते हैं। अब आगे। चंद्रिका कमरे में बेहोश थी कि तभी उसे पायल की छन छन सुनाई दी। हालांकि शेखर के दिए गए पानी की वजह से उसकी आंखें खुल ही नहीं सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। चंद्रिका बिल्कुल ऐसे उठी जैसे वह बस सो रही हो। उसने आवाज का पीछा करना शुरू किया। जैसे जैसे वो आवाज का पीछा कर रही थी, वैसे वैसे वो कमरे के दरवाजे के पास पहुंच रही थी। दरवाजे के पास पहुंचते ही उसे आवाज आनी बंद हो गई। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने बाहर की स्थिति को देखने के लिए दरवाजा खोला तो उसे एक अलग ही दुनिया देखने को मिली। उसने जैसे ही दरवाजे के बाहर निकल कर देखा, उसने खुद को एक हवेली में पाया। हवेली में चारों ओर लोगों की आवाजाही हो रही थी। चंद्रिका ये सब देखकर आश्चर्यचकित रह जाती है। अब उसे डर लग रहा था। उसने देखा कि वहां आ जा रही सभी औरतों ने घूंघट ओढ़ रखा था। उसने जल्दी से अपनी साड़ी का पल्लू लेकर उसका घूंघट ओढ़ लिया और एक तरफ चलने लगी। चलते चलते उसने महसूस किया कि उस हवेली में मौजूद हर इंसान बिना किसी हाव भाव के, बिना किसी आपसी बातचीत के चलते ही जा रहे थे, जैसे किसी सम्मोहन में बंधे हुए हो। ऐसे ही चलते चलते जब वो एक कमरे के आगे पहुंची तो उसे एक आवाज सुनाई दी जो किसी औरत की थी। आवाज सुनकर चंद्रिका ने धीरे से कमरे का दरवाजा खोला और अंदर चली आई। कमरे का दरवाजा किसी भारी धातु का बनाया गया था, जिसकी वजह से उसे खोलने में जोर लगाना पड़ता था और आवाज भी होती थी, लेकिन चंद्रिका ने वो दरवाजा बहुत आसानी से बिना किसी आवाज के खोल लिया था। चंद्रिका के अंदर जाते ही वह औरत जो महादेव की आरती कर रही थी, रुक गई और कहा, आओ चंद्रिका, तुम्हारा महादेव के मंदिर में स्वागत है। उस औरत के मुंह से अपना नाम सुनकर चंद्रिका दंग रह गई। क्या आप मुझे जानती हैं? कौन है आप? चंद्रिका ने सवाल किया। उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया और चंद्रिका की ओर पलटकर खड़ी हो गई। उनके चेहरा भी घूंघट से ढका हुआ था। उनके ऐसा करते ही उस कमरे का रूप बदलने लगा।
धीरे धीरे कमरे की जगह रेगिस्तान उभरने लगा। थोड़ी देर बाद चंद्रिका ने देखा कि वो एक बड़े से रेगिस्तान में खड़ी थी। वहाँ हवेली और वहाँ के लोगों का कोई नामो निशान नहीं था। वहाँ बस वही औरत उसके साथ खड़ी थी। चंद्रिका ये सब देखकर डर गई। ये हवेली रेगिस्तान में कैसे बदल गई? सब लोग कहाँ गायब हो गए? कौन है आप और मुझसे क्या चाहती हैं? मैं यहाँ कैसे आई? चंद्रिका ने एक ही सांस में पूछ लिया। पहले शांत हो जाओ चंद्रिका, समय आने पर तुम्हारे सभी सवालों के जवाब तुम्हारे सामने होंगे। उस औरत ने शांति के साथ कहा। मैं बस अपने सवालों के जवाब चाहती हूँ आपसे। मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि यह सब क्या है और क्यों। बस इतना कर दीजिए मेरे लिए। मैं आपकी ताउम्र शुक्रगुजार रहूंगी। बस मुझे सच बता दीजिए, चंद्रिका ने हाथ जोड़ते हुए कहा। तब उस औरत ने चलना शुरू किया। वो चंद्रिका के चारों तरफ गोल गोल चक्कर लगाते हुए कहते जा रही थी, सच की तलाश तो तुम्हें खुद ही करनी होगी चंद्रिका, इसमें मैं चाहकर भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, लेकिन हाँ तुम्हें रास्ता जरूर बता सकती हूँ। अब वो चंद्रिका के सामने आकर खड़ी हो गई थी। कैसा रास्ता? चंद्रिका की बेचैनी बढ़ गई थी। चंद्रिका के ये सवाल पूछने पर उस औरत ने चंद्रिका का हाथ पकड़ा और रेगिस्तान की रेत पर बिठा दिया। वहाँ अब हवा चलने लगी थी। तुम्हें मेरे कुछ सवालों का जवाब देना होगा। तुम्हारे जवाब ही तुम्हारे सफ़र का रास्ता तय करेंगे। उस औरत ने चंद्रिका से कहा तो चंद्रिका के चेहरे के भाव बदल गए। मैं तो खुद ही अपने सवालों के जवाब ढूंढ रही हूँ। भला आपके सवालों के जवाब कैसे दूँ? लगता है कि आप मेरी मदद नहीं करना चाहती। अगर ऐसा है तो आप बता सकती हैं। चंद्रिका की आवाज़ में तंज और गुस्सा झलक रहा था। मैंने तुमसे पहले ही कहा था चंद्रिका कि मैं चाहकर भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। तुम्हें अपनी मदद खुद ही करनी होगी। मैं बस तुम्हें रास्ता दिखा सकती हूँ, उसने चंद्रिका को समझाते हुए कहा। अगर आप मेरी मदद करना चाहती तो मुझसे सवाल पूछने की बजाय मेरे सवालों का जवाब देती, चंद्रिका ने तंज मारते हुए कहा। मेरे सवाल ही तुम्हें तुम्हारे सच की ओर ले जा सकते हैं चंद्रिका। मत भूलो कि किसी भी तलाश की शुरुआत एक सवाल से ही होती है, उन्होंने चंद्रिका से कहा तो चंद्रिका सोच में पड़ गई। उसने सोचा कि इसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं है उसके पास। उस घर में भी कोई नहीं है जो उसको सच बता दे। और अब अगर वो इस औरत की मदद भी नहीं लेगी तो? ऐसा सोचकर कि उसे इस औरत की मदद लेनी ही होगी, चंद्रिका ने धीमे स्वर में कहा, ठीक है, मैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हूँ। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि तुम इस सवाल का जवाब आसानी से दे दोगी, उस औरत ने कहा और फिर आसमान की ओर देखा। उसने गहरी सांस ली और सवाल किया, तो हमारा आज का सवाल है कि अगर कोई अपने जीवन की हर एक बात भूल जाए और जिसकी भावनाएं भी उसे याद नहीं, उसे एक चक्रव्यूह में फंसा दिया गया है। भले ही उसे कुछ याद नहीं है लेकिन उसके मन में चक्रव्यूह तोड़ने की तीव्र इच्छा है, तो उसे क्या करना होगा? उस औरत ने अपना सवाल खत्म किया और चंद्रिका के जवाब का इंतजार करने लगी। चंद्रिका ने कुछ देर तक सोचा और फिर कहा, उसे कोशिश करती रहनी होगी और साथ साथ अपनी पहचान भी ढूंढनी होगी ताकि इस चक्रव्यूह से निकलने के बाद वो फिर से इस चक्रव्यूह में ना फंसे। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, उसे ऐसा ही करना चाहिए। तुम्हारे इस जवाब में ही सच की ओर तुम्हारा पहला कदम बढ़ेगा। अच्छा, अब मुझे जाना होगा। ये कहकर वह औरत चंद्रिका के साथ खड़ी हुई और उसकी तरफ पीठ करके चलने लगी। जब वो जा रही थी कि तभी चंद्रिका को कुछ याद आया। उसने कहा, रुकिए, आपने कहा था कि यह आपका आज का सवाल है। इसका मतलब ये है कि आप फिर मुझसे मिलने आएंगी। जरूरत पड़ी तो मुझे आना ही होगा चंद्रिका। इतना कहकर वो औरत फिर वहां से जाने लगती है तो चंद्रिका उससे फिर पूछती है, अगर आप मुझ पर यकीन करती हैं तो फिर आपने अपना चेहरा क्यों छुपा रखा है? आखिर कौन है आप और मेरी मदद क्यों कर रही हैं? इससे पहले कि वो औरत कोई जवाब दे पाती, चंद्रिका को लगा कि कोई उसे पीछे की ओर खींच रहा है। चंद्रिका अपनी पूरी ताकत से उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो पीछे खींचती चली जाती है।
घूंघट वाली औरत उसे जाते हुए देखती है। वो औरत, वो रेगिस्तान सब कुछ एक रोशनी में सिमटता जा रहा था। जब चंद्रिका उस औरत की आंखों से पूरी तरह गायब हो जाती है तो वो औरत कहती है, तुम बिल्कुल वैसी ही हो चंद्रिका। इतना कहकर वो औरत वहां से गायब हो जाती है। ये वही औरत थी जो चंद्रिका के कमरे में थी। डर की वजह से चंद्रिका की आंखें बंद हो गई थी। कुछ देर बाद उसको एक झटका लगा और उसने अपनी आंखें खोली। जब उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को अपने बिस्तर पर पाया। उसकी सांसें तेज गति से चल रही थी। उसने देखा कि शेखर उसके पास ही उसके सिरहाने पर बैठे बैठे सो गया है। सोते हुए शेखर के चेहरे पर एक मासूमियत भरी मुस्कान थी। उसे अपनी आंखें चिपचिपी लग रही थी और इतने दिनों से वह बिस्तर से उठी तक नहीं थी, इसलिए उसे अपने शरीर में दर्द महसूस हो रहा था। वो उठी और बाथरूम की ओर चल दी। उसके जाते ही शेखर ने आंखें खोली और खड़ा हो गया। उसके खड़े होते ही उसी औरत की परछाई उभरती है और शेखर से कहती है, अच्छा हुआ जो तुमने उसे वापस बुला लिया। मेरे लिए अपने आप रोकना मुश्किल हो गया था। एक बार को तो लगा कि उसे सच्चाई बता देनी चाहिए। नहीं, हम उसे सच नहीं बता सकते। ये सफ़र उसी को पूरा करना होगा। आप चिंता न करें, मैं हमेशा उसके साथ हूँ। इसी के साथ उस औरत की परछाई वहाँ से गायब हो जाती है। उधर चंद्रिका स्नानघर में यही सोच रही थी कि उसने जो सपना देखा, उसका उसकी जिंदगी से क्या रिश्ता हो सकता है। क्या वाकई उसने जो जवाब दिया था, उसमें उसकी मुश्किलों का हल है। वो ये सोच ही रही थी कि उसकी नज़र अपने कपड़ों पर गई, जिन पर रेत लगी हुई थी। उसके आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही। तो ये सपना नहीं सच था। उसके मुंह से निकला, चलो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। वो हमारा इंतजार कर रहा होगा। उसे भी यहाँ के बारे में सब कुछ बताना होगा। शेखर के जाने के बाद त्रिपाला ने दर्शना से कहा। हाँ, में सिर हिलाते हुए दर्शना त्रिपाला के साथ कमरे से बाहर निकल जाती हैं। दोनों के बाहर निकलते ही उसी औरत की परछाई जो चंद्रिका के पास थी, फिर उभरती है और गुस्से में कहती है, इस बार भी तुम्हें हार ही मिलेगी, सिर्फ हार। इस बार विधि का यही विधान पूरा होकर रहेगा।